हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, और आज हम जो करेंगे वो हमारा पॉलिटिकल का होगा सेकंड बुक, जिसका फर्स्ट यूनिट क्या है, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। ठीक है, और ये नोट्स जो हैं मेरे हैंड रिटन हैं। MCQ मैं लास्ट में लूँगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। तो सबसे पहले मैं एक आपको आउटलाइन बता देती हूँ कि हमारे इस यूनिट में क्या क्या चलेगा। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले देखो कि राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे अगर पहला आप देखोगे तो क्या है, भारत को एक सूत्र में बांधने की थी। ठीक है, और दूसरा देखोगे तो क्या है, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। ठीक है, और तीसरा जो आपको देखोगे वो क्या है, सभी वर्गों की भलाई के लिए विकास करना। ठीक है, यानी समूचे समाज का विकास करना बिना किसी जाति भेदभाव के नाम पर। ये हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष चुनौतियाँ थी जिसे हमें आगे निकलना था और जिसे फुलफ़िल करना था। ठीक है, अब इसी में आप पढ़ोगे विभाजन। ठीक है, एक सेकेंड, इसी में आप पढ़ोगे विभाजन। ठीक है, अब विभाजन में क्या हुआ आप देख लो। लोगों का विस्थापन हुआ, पुनर्वास हुआ। ठीक है, तो इसमें आप, लेकिन जो विभाजन की प्रक्रिया थी इसमें कुछ समस्याएं भी थी। ठीक है, जैसे बताती हूँ मैं, जैसे कि आप देख लो, जो एक तो ये समस्या थी कि जो बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र का ना होना। ठीक है, दूसरा क्या था, सीमांत गांधी का द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध होना। ठीक है, तीसरा था ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम क्षेत्रों का होना। ठीक है, आगे देखो, जिसमें 14 से 15 अगस्त तक का निर्णय ना होगा तो भारत या पाकिस्तान में ये पंजाब या बंगाल का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, और विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि पंजाब और बंगाल में जो बहुसंख्यक थे, ठीक है, अगर उनका निर्णय नहीं होता तो उसको भारत या पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जो अगली समस्या थी वो क्या थी, अल्पसंख्यकों की समस्या। ठीक है, और अगला था जो विभाजन के परिणाम। ठीक है, अब विभाजन के परिणाम में आप क्या देखोगे, जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लोग गए, लोगों को मारा गया, पीटा गया। ठीक है, औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बलात्कार किया गया उनके साथ, उनसे जबरन शादी की गई। ठीक है, तो एक ये था आपका। दूसरा था अनियोजित व त्रासदीपूर्ण, मतलब इसका कोई प्लान नहीं था कि मतलब बंटवारा होना है नहीं होना है, और बंटवारा हुआ भी तो इसका कोई वो नहीं था कि मतलब हाँ ऐसे ऐसे इस तरह से बंटवारा होगा। एक होता है ना कि मतलब अगर आप बंटवारा कर ही रहे हो तो एक प्यार से हो जाओ और एक मार काट के हो जाओ, तो इसका कोई प्लान ही नहीं था कि मार काट के करना है या फिर प्यार से होना है। ठीक है, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। ठीक है, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, सीमा पार चले गए। ठीक है, नई जगह बसने के लिए मजबूर हो गए थे। आगे देखो, जो अगला है मार काट की नृशंसता, मतलब एक मार काट की नृशंसता का मतलब क्या था, मारने काटने की कोई लिमिट नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, विस्थापन और हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। ठीक है, अगला जो है वो सरकारी रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया था। भारत का तो विभाजन हुआ, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या कर दिया गया, जो सरकारी व रेलवे कर्मचारी थे उनका भी क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, और दूसरी बात, भारत में मुस्लिम का होना, यानी विभाजन के बाद भी जो मुसलमान भारत में थे और भारत नहीं जाना चाहते थे उनका क्या। ठीक है, इसी में आप जाके आगे पढ़ोगे। एक मुस्लिम नेता कह सकते हो, लीडर कह सकते हो, वो नहीं जाना चाहते थे कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें हम रजवाड़ों का विलय पढ़ेंगे। लेकिन रजवाड़ों का विलय जब हुआ तो उस टाइम पे बहुत समस्याएं थी, क्योंकि आज़ाद भारत में क्या हो गया, अब पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की बात कर दी गई। ठीक है, एक तो वो ब्रिटिश से आज़ादी पाई हम लोगों ने, ऊपर से क्या हो गया, हमारे सामने क्या आया, या तो आप भारत में जाओ या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो। ठीक है, दूसरा क्या था, सरकार का जो दृष्टिकोण था, सरदार पटेल की भूमिका और अधिकांश रजवाड़ों को भारत में शामिल होने के लिए सहमत करना पड़ा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका सबसे बड़ा रोल प्ले किस में आता है, रजवाड़ों का विलय करवाने में। और आप आगे जाके पढ़ोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक अफवाह थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिससे भी हाथ मिलाते थे वो उनकी ही बातें बोलने लगता था। तो इसमें आप ये भी सुनोगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस हाथ मिलाने से डरते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है। तो ये उनके बारे में अफवाह थी। तो जो विलय का जो सबसे बड़ी भूमिका रही विलय में, वो किसकी रही? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। अगला आप देखोगे इसमें सहमति पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था, ठीक है। और जो 4 रजवाड़े थे, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर, ठीक है, इनके महाराजा पर भारत द्वारा दबाव व सफलतापूर्वक इन्हों लोगों की नाराज़गी, सब कुछ जायज़ था उस टाइम पे कि मतलब आपको अपनी मर्ज़ी से शामिल होना हो जाओ। और एक बात और, जो ये आपका जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर है, आपसे मैप में ज़रूर पूछेगा, आपने इसका लोकेशन याद कर लेना है, ठीक है। अब इसी में आप पढ़ोगे राज्यों का पुनर्गठन क्या हुआ, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे वो देखो। जैसे कि पहला क्या कारण था, जो औपनिवेशिक शासन व प्रशासनिक सुविधा के अनुसार क्या था, प्रांतों का निर्माण करना था, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया गया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वायदा कर दिया गया था। मतलब आज़ादी नहीं मिली तभी कांग्रेस द्वारा ये कह दिया गया था कि सभी राज्यों को भाषा के आधार पर प्रिविलेज दिया जाएगा, ठीक है। और क्या, स्वतंत्रता के पश्चात आंदोलन बहुत हुए। अगला है तेलुगु भाषी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ। सबसे बड़ा आप आंदोलन देखोगे विशाल आंध्र आंदोलन, ठीक है। और राज्य फिर इन्हीं घटनाओं के चलते क्या हुआ, 1953 में राज्य पुनर्गठन का निर्माण हुआ, ठीक है। जिस अधिनियम को पास कब किया गया था, 1956 में पास होना था, लेकिन 14 राज्य होना, जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसके परिणाम क्या हुए, राज्य पुनर्गठन आयोग के एकता का सुदृढ़ हुआ, ठीक है। विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली थी। विविधता के सिद्धांत को स्वीकृति मिलने का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, आपको पता है कितने हमारे देश में हर तरह के, हमारा देश क्या है, बहुलवादी देश है, ठीक है। जिसमें अनेकों धर्म के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले, अनेक रहन सहन रहने वाले लोग, ठीक है, अनेक जाति के लोग रहते हैं, जहाँ पे सभी को आश्रय दिया गया है, ठीक है। ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने यूनिट पे। इतना समझा दिए फ्रेंड्स, अब सिर्फ मैं इन चीज़ों को ही पढ़ती जाऊंगी और बताती जाऊंगी आपको। देखो, भारत में आज़ादी के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ कौन सी थी? एकता और अखंडता की चुनौती थी, आपको मैंने बता दिया। सभी वर्गों यानी समूचे समाज का विकास करना था, जिसमें किसी भी वर्ग के साथ जाति, लिंग, धर्म, वंश, रंग, इन सब के नाम पे क्या था, भेदभाव नहीं करना था, ठीक है। लोकतंत्र को कायम करना, क्योंकि आज़ादी के बाद आपको अच्छे से पता है कि हमारा देश बिखरा हुआ था, जिसमें सभी लोगों के मन में कहीं ना कोई कड़वाहट थी, और इनको एक लोकतंत्र में पिरोना बहुत ही कठिन काम था, ठीक है। और ऐसे में ही लोगों के साथ गलत हुआ। पहले तो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, अब भारत और पाकिस्तान को चुना, और इसमें लोगों के मन दुखी हुए, ठीक है। तो ये 3 क्या थे आपके लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियाँ थी ये, ठीक है। फ्रेंड्स, एमसीक्यू हम जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हम करेंगे, ठीक है। इसमें भी एमसीक्यू है, अगर आप लिखोगे पढ़ोगे तो अंडरलाइन करते जाओगे 1 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखो, एकता और अखंडता की चुनौती क्या थी, जिसमें कि देख लो, भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ पर क्या है, विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनको एकजुट करना क्या था, एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। आगे देखो, लोकतंत्र कायम करना, ठीक है। आपको सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको मैं बता दूं अमेरिका है, दूसरे नंबर पे भारत। लोकतंत्र कायम करने का मतलब क्या हुआ, आज़ादी से पहले जो लोगों को अधिकार दिए गए थे वे उनको मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हीं को मौलिक अधिकार देना और मतदान का अधिकार देना, इसी को लोकतंत्र कायम करना कहा, ठीक है। आगे देखो, समुचे समाज का विकास, यानी जाति वर्ग के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। समुचे समाज के विकास में आप हमारे संविधान में देखोगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या करता है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है, ठीक है। ये वेलफेयर स्टेट का काम करता है, इसमें लोगों का कल्याण किया जाता है, ये लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे चलो, अभी देखो, भारत और विभाजन के परिणाम क्या हुए। तो धर्म के नाम पर लोगों को बेरहमी से मारा गया, बता दिया मैंने आपको। अपना घर छोड़ सीमा पार जाने को मजबूर हुए, जिसमें 80 लाख लोगों को जाना पड़ा था, ठीक है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जबरदस्ती शादी किया गया, वित्तीय संपदा का भी ह्रास हुआ, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये हमारे क्या थे, विभाजन के परिणाम थे। आगे देखो,
भारत में हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, तो ये देखो, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। यहाँ पे आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था। उन्होंने भारत सरकार के साथ 1947 में एक समझौता किया गया कि यथा स्थिति को बहाल कर दिया जाए, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसान और महिलाएं जो थी वो क्या करा, निज़ाम के खिलाफ क्या करा, आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने क्या किया, एक अर्ध सैनिक बल जिसको क्या कहा गया, रजाकार, जहाँ पे एक नंबर में आपको पूछ लेगा, रजाकार कहा गया था, ठीक है। और इसी के चक्कर में जो भारत सन ने सितंबर में 1948 में सैनिक कार्यवाही की और निज़ाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, सीधे सा है, ठीक है। अब देखो मणिपुर का विलय, तो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे इसके लिए महाराजा बोधचंद्र सिंह, क्वेश्चन आ सकता है कि मणिपुर के महाराजा कौन थे, तो आप एक नंबर में बता सकते हो, महाराजा बोधचंद्र सिंह थे, ठीक है। इन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उसी से मणिपुर का भारत में क्या हुआ, विलय हो गया। अब मणिपुर, यहाँ भी एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि मणिपुर भारत का पहला भाग है, ऐसा है जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार था 18 साल से ऊपर। आगे देखो, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा था, द्विराष्ट्र के सिद्धांत की मांग की थी, ठीक है। और ये क्या था, मतलब भारत का विभाजन करना होता, दिल के टुकड़े करना था, ठीक है। दिल के टुकड़े का मतलब क्या है, एक तरफ पाकिस्तान बन रहा है, एक तरफ भारत बन रहा है, ठीक है। तो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था, इसमें क्या था कि कोई कौम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, दो नाम दिए गए थे, ठीक है। कोई हिंदू या और मुसलमान नाम के दो कौम का देश था। इसी कारण क्या करा, मुसलमानों ने एक अलग देश की मांग करी थी, जिसका विरोध किसने किया था, कांग्रेस ने, ठीक है। आगे देखो, विभाजन की समस्या क्या थी, मैंने बता दिया, बहुसंख्यक समुदाय थे, मुस्लिम बहुल इलाके थे, ठीक है। पंजाब और बंगाल का बहुत बड़ा, जो त्रासदी का सबसे बड़ा दुर्घटना था यही था, अल्पसंख्यकों की समस्या थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया आंध्र आंदोलन, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं, ठीक है। आगे देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्य और प्रमुख सिफारिशें भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। आंध्र आंदोलन मैंने बता दिया आपको। अगला देखो, जो इसके कार्य थे क्या थे, राज्य के सीमांकन पर गौर करना, दूसरा सीमाओं का निर्धारण करना इसके कार्य थे, ठीक है। अब आ गया, ये एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस टोटल एक नंबर में है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ, 1953 में। इसकी रिपोर्ट जारी कब की गई, 1956 में। और आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या क्या थी, 565। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में कब आया, 2 जून 2014 को, ठीक है। आगे देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें क्या है देख लो, रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए एक विलय की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाते थे, जिसको क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में भविष्य में आए, ठीक है, लेकिन पहले ये क्या थे, मुंबई का ही हिस्सा थे। आगे देखो, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बनाए गए, पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए, सब एक नंबर में आएगा आपको, इसलिए केयरफुली पढ़ना आपको। 1972 में असम अलग करके मेघालय बनाएगा, और इसी समय मणिपुर और त्रिपुरा भी क्या हुआ, अस्तित्व में आ गए। आगे देखो, ये भी एक नंबर में, 1963 में नागालैंड राज्य बनाया गया था। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 में बने थे। और त्रावणकोर के राजा ने अपनी सियासत को सबसे पहले आज़ाद घोषित किया था, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो, अमृता प्रीतम कौर, राजकुमारी अमृता प्रीतम कौर, आपको मैं बता दूं, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में बैठी हुई थी, जिन्होंने अपनी राजकुमारी की उपाधि थी उन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। ये कौन थी, एक पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री और कथाकार थी। इन्होंने साहित्य की उपलब्धि के लिए पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ठीक है। सो आपका ये यूनिट यहाँ ख़त्म होता है, और जितना समझाना था मैंने अच्छे से समझा दिया है। एक नंबर में जितने क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं। बाकी लास्ट में जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो लास्ट में सिर्फ MCQ किया जाएगा, ठीक है। तो नोट्स मेरे हैंड रिटन आप लिख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और उनसे कहना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट दे अगर कोई इश्यू है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड फिर से हैप्पी जन्माष्टमी।